जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम बिहार में वेजिटेबल रिसर्च यूनिट में खड़े हैं और आज जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे वेजिटेबल पर रिसर्च होता है और कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है चैनल पे, और एक बार हमारे दर्शकों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जुले मेरा नाम श्याम तामचोस है। मैं बिहार में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा टेक्निकल अफसर काम कर रहा हूँ। तो हमारा मेन बिहार का मैंडेट रहता है यहाँ पर जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी से वेजिटेबल कल्टीवेशंस या एनिमल साइंस में है उनको जितना हो सके फार्मर की फील्ड तक पहुँचाएँ, ताकि जितने भी हमारे लोकल फार्मर्स है वो लोग अपनी फील्ड्स में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बढ़िया तरीके से सब्ज़ी उगाएँ, बढ़िया तरीके से फ्रूट्स उगाएँ, बढ़िया तरीके से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस करें। तो मेन उसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो यहाँ पर लद्दाख में जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितने भी हमारे आर्मी है, उन सबको फ्रेश फूड मिलेगा और साथ ही साथ हमारे जितने भी लोकल फार्मर्स है उनका आमदनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो मेन हमारा मकसद का यहाँ बिहार का काम करने का ये रहता है जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम आपसे जानेंगे कि कितने जो है वैरायटीज़ जो है इस टाइम लद्दाख में लगता है, और कितने आगे अगर आप रिसर्च के अकॉर्डिंग हम पूछे तो कितना और पोटेंशियल है जो लद्दाख में जो नहीं लग पाया अभी तक वो लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी लद्दाख में आप सबको पता है, हमारे लद्दाख में पहले हम देखें 20 साल पहले की बात करें तो लद्दाख में हर मुश्किल से 10-20 सब्जियां लगते थे। हमारे यहाँ हमने एक रिसर्च किया है जहाँ पर हमने अराउंड एक ही सीज़न में 101 वेजिटेबल एक सीज़न में लगाया। जी। तो लद्दाख हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। यहाँ समर सीज़न में आप सब कुछ लगा सकते हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी हम आपको दिखा देंगे कि क्या कौन कौन सी सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं और कैसे कैसे उगा सकते हैं। तो अगर फार्मर इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करे, जो कि सिंपल टेक्नोलॉजी से उतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ में नहीं रहता है, तो काफ़ी फ़ायदा कर सकते हैं। और लद्दाख में समर सीज़न में आपको जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी मतलब मैं कहने का मतलब 100-200 वो सब आप समर सीजन में लगा सकते हो। जी। तो आप कह रहे हैं 101 वेराइटीज़ जो है आपने लगाए हैं और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। तो आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि पहले एक ट्रेडिशन होता था, एक एग्रीकल्चर ट्रेडिशन, तो जिसमें बहुत कम चीज़ें लगाते थे, और इसमें जैसे लोगों को, जैसे फार्मर्स की आपने बात करी है, तो फार्मर्स को उनको एजुकेट करना, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझाना, तो उसमें कैसे आप लोग पार्टिसिपेट उनका करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा बिहार में हमारा क्या मॉडल है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि जो हमारा बिहार है DRDO का, यहाँ हमारा एक एक्सटेंशन सेक्शन रहता है जिसका मेन काम रहता है कि जितने भी टेक्नोलॉजीज यहाँ हम डेवलप करते हो उसको फार्मर फील्ड तक पहुँचाना थ्रू, जैसे कि आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, अवेयरनेस करते हो। उसके अलावा एक तो हम सीधा फार्मर की फील्ड में जाकर ट्रेनिंग कराते हो। उसके अलावा हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग NGOs है, उन सब से भी टाई अप करके फिर फर्दर वो लोग फार्मर की फील्ड तक जाते हैं। तो ऐसा एक मॉडल है। उसके अलावा हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो हम सीधा से फॉर एग्जांपल कोई एंटरप्रेन्योर है उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जैसे कि जो मॉडल है उसके फर्दर लास्ट में जाके फार्मर को फ़ायदा होगा, और फार्मर थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्मी को देंगे। तो उससे एक ही फार्मर को, मैंने जैसे पहले बताया, आर्मी का मेन यहाँ लद्दाख का, जैसे कि आपको पता है, काफ़ी फ्रेश फूड रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अभी इस टाइम भी पूरा हम लोकल फार्मर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी एक डाटा के हिसाब से आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है उसका अराउंड 49% लोकल फार्मर्स फुलफिल करते हैं। जी। अभी भी अराउंड 51% बाहर से आते हैं। जी। तो अभी हमारा मार्केट जैसे ह्यूज मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो फार्मर्स को मतलब मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, इसी मार्केट को। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि अभी सिर्फ आर्मी नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो अगर इसमें ज़्यादा काम किया जाए तो मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट में आपका सेल जो है वो काफ़ी हो सकता है। तो आपसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह का स्ट्रक्चर और ऊपर से आप पॉली बैग्स लगा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्यों, ये नीचे क्यों है? जो आम हाउस होल्ड हम लद्दाख ग्रीन हाउस की जब बात करते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो इसमें क्या फ़र्क हो जाता है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप सबको पता है कि लद्दाख में समर्स में तो सब कुछ आ जाता है, मगर विंटर काफ़ी हार्श रहता है, और विंटर में आपको ओपन में कल्टीवेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए हमारे बिहार में काफ़ी, मेरे ख्याल से 30-40 सालों से भी ग्रीन हाउस पर काम करते आ रहा है। हमारा बिहार ही नहीं, काफ़ी NGOs ने भी अच्छा काम किया हुआ है। तो अगर आप हमारे संस्थान में अभी देखोगे तो हमारे पास अराउंड 8-9 प्रकार के अलग अलग ग्रीन हाउसेस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने जैसे पूछा ये वाला ग्रीन हाउस ऐसे गड्ढे क्यों खोदे हैं, क्या कवर करते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो ग्रीन हाउस है इसको हम ट्रेंच ग्रीन हाउस कहते हैं। ट्रेंच ग्रीन हाउस
इसको इवन हम पुअर फार्मर ग्रीन हाउस भी कहते हैं। पुअर फार्मर मतलब जिस किसान के पास उतना रिसोर्सेज नहीं होगा, जिसके पास उतना आमदनी नहीं होगा, तो उन टाइप के किसानों को हम रिकमेंड करते हैं कि ये वाला ग्रीन हाउस बनाओ। कि इनका एक फ़ायदा आपको बताऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा तो बनाने में खर्चा बिल्कुल ही कम होगा। बाकी ग्रीन हाउस, लद्दाख ग्रीन हाउस, इन सब में थोड़ा खर्चा रहता है, मगर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है। मगर इस ट्रेंच में आपका खर्चा बिल्कुल ही कम होगा। एंड सेकंड थिंग, सबसे फ़ायदा, जैसे आपने बताया गड्ढा क्यों खोदा है, गड्ढा खोदने का फ़ायदा ये है कि विंटर में जैसे कि बाकी ग्रीन हाउसेज में आपका जैसे कि दिन में तो धूप बढ़िया धूप आता है, टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, मगर रात में भी उसी ग्रीन हाउस में हीट लॉस हो जाते हैं। मगर ये बीइंग इन अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर होने की वजह से अब जो इसका जियोथर्मल हीट है उसकी वजह से जो जितना भी अपना दिन में टेम्परेचर अंदर रिटेन रहता है वो रात को एकदम लॉस नहीं होता है, तो आपका ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं रहता इसमें। तो इसकी वजह से ये ट्रेंच सस्ता भी है और टेम्परेचर रिटेंशन भी इसका सबसे बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये वाला फार्मर्स अगर करे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा फार्मर्स इसी एक ट्रेंच से ले सकते हैं। जी। इसको ट्रेंच ग्रीन हाउस बोला जाता है और बहुत लो कॉस्ट पे जो है कोई भी फार्मर इसको बना सकता है। तो आगे भी चलेंगे, आपको और दूसरे ग्रीन हाउस देखेंगे और क्या क्या लगाए हैं वो सब भी आपको दिखाते हैं। ट्रेंच ग्रीन हाउस का भी काफ़ी स्पेस है, तो इनसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंच ग्रीन हाउस किस तरह लगाया जा सकता है, डेप्थ कितना होता है, साइज़ कितना होता है, और जैसे आपने पहले भी बताया कि हीट जो है ज़्यादा लॉस नहीं होता है रात को। तो सबसे पहले हम आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे आपने क्या लगाया है, कब कब लगाते हैं, किस तरह, जैसे साइज़ कितना होना चाहिए अगर कोई नॉर्मल इंसान बनाना चाहे, जो आपने कहा लो कॉस्ट पे बन सकता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहले मैं आपको ये समझाऊंगा थोड़ा सा ट्रेंच का डायमेंशन क्या रहता है और कैसे बनाते हैं। जो ट्रेंच रहता है सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन देखना होता है। नॉर्मली आपको ग्रीन हाउस देखा होगा जो लेंथ वाइज होता है वो साउथ फेसिंग होता है, मगर ट्रेंच में जो लेंथ वाइज होता है वो आपका नॉर्थ साउथ में लेंथ वाइज रहता है जी। और इसका जो साइज़ रहता है, नॉर्मली इसका साइज़ रहता है कि 30 फीट लेंथ रहता है, देन 10 फीट इसका विड्थ जो कि चौड़ाई रहता है, और जो गहराई रहता है वो अराउंड 3 फीट रहता है। तो बनाने के बाद आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको एक्जैक्टली रिटेंशन वॉल लगाना है। बस सिंपली जितने भी आपने पत्थर निकला उसी का एक रिटेंशन वॉल लगाना है। उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ तो हमने पाइप लगाए हुए, मगर फार्मर के पास अगर पाइप नहीं होगा तो लोकल जैसे कि मटेरियल विलोस होता है, बॉबलर्स होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग मैं ये बताऊंगा अगर कोई फार्मर इसको बनाने के बाद कैसे इससे फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारे ट्रेंचेस में हमने ये वेजिटेबल सीडलिंग लगाए हुए है। तो अभी लद्दाख में आपको पता है कि लद्दाख में मेन एक एग्रीकल्चर का मेन मुश्किल रहता है कि फार्मर को ठीक टाइम पर वेजिटेबल सीडलिंग उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कोई फार्मर होगा तो उसके पास अगर ट्रेंच होगा तो वो अपना वेजिटेबल सीडलिंग आराम से बना सकता है और बढ़िया क्वालिटी वेजिटेबल्स एक वो खुद बना के एक तो अपना लगा सकते हैं, दूसरा मार्केट में भी सेल करके अच्छा कमाई कर सकते हैं एक ट्रेंच से। आप लोग को मैं बताऊँगा ऐसे एक ट्रेंच में 30 बाई 10 फीट में अगर आप वेजिटेबल सीडलिंग्स लगाओगे तो आपको मार्च एंडिंग में आप सोइंग कर सकते हो, देन आपका सीडलिंग रेडी होगा मई फर्स्ट वीक में। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें ओनियन प्याज लगा दिया होगा तो एक ही ट्रेंच में से आपको प्याज के सीडलिंग अराउंड 30,000 40,000 प्याज के सीडलिंग निकलेंगे। एंड कैप्सिकम कैबेज लगाओगे तो अराउंड 15,000 सीडलिंग एक ही ट्रेंच से लगाओगे। और फ़ायदा, सबसे फ़ायदा सीडलिंग का ये रहेगा कि ग्रीन हाउस के कंपैरिजन में ये वाला सीडलिंग आपका अच्छा रहेगा। अच्छा इसीलिए रहेगा क्योंकि जैसे कि आपको अभी दिख रहा है हमने पूरा पॉलीथीन खोल के रखा हुआ है, तो ये सीडलिंग बाहर के टेम्परेचर से पूरा मतलब अपने को एक्लेमेटाइज कर लेगा। हार्डनिंग ऑफ कहते हैं हम उसको एग्रीकल्चर लैंग्वेज में, हार्डनिंग ऑफ हो जाएगा। तो जब आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे बाहर तो मोर्टेलिटी रेट इसका बिल्कुल ही कम रहेगा। जबकि आपने अगर ग्रीन हाउस में किया होगा तो ग्रीन हाउस में तो सीडलिंग को आपको बढ़िया टेम्परेचर मिलेगा, जब आप बाहर उसको ट्रांसप्लांट करोगे तो उसको शॉक लगेगा, उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहता है। तो ट्रेंच में उसका प्रॉब्लम नहीं रहता और अच्छा क्वालिटी हेल्दी सीडलिंग आप एक ट्रेंच में से आप निकाल सकते हो। उसके बाद मई फर्स्ट वीक में ये सीडलिंग निकालने के बाद आप इस ट्रेंच में समर सीजन क्रॉप्स बढ़िया लगा सकते हो। समर सीजन कहने का मतलब जैसे कि आप सभी को पता है लद्दाख में अभी काफ़ी फार्मर्स आपको टमाटो लगाते हैं, कैप्सिकम लगाते हैं, चिलीज़ लगाते हैं, ब्रिंजल लगाते हैं। उसी तरह जितने भी हमारे कुकर बिट्स मतलब आपके खीरे हैं, लौकी, कद्दू लगाते हैं। उन सब्जियों को जिनका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है उनको आप बाहर के फील्ड के कंपैरिजन में अगर ट्रेंच में लगाओगे
तो उसका आपका यील्ड बहुत बढ़िया आएगा। एंड इवन आपको समर्स में पॉलीथीन कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। वही समर क्रॉप आपका सितंबर तक रहेगा। देन सितंबर के बाद इसी ट्रेंच में आप फिर लीफी वेजिटेबल्स लगाओगे। लीफी वेजिटेबल्स आपका पालक, मंगोल पालक रहता है, आपका धनिया रहता है, आपका सिलेरी रहता है, पासले रहता है, काफ़ी एक्जॉटिक्स भी है, उन सबको भी आप लगा सकते हो। तो कहने का मतलब एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, फार्मर उसको आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं और इसी टेक्नोलॉजी से फार्मर आपका मतलब काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं जी। तो ट्रेंच ग्रीन हाउस का काफ़ी फ़ायदा अभी उन्होंने आप सभी को बताया है। जितने भी फार्मर्स हैं वो करना चाहते हैं तो ज़रूर ये आपको बहुत लो कॉस्ट है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जैसे कहा कि सब्जियां ज़्यादा देर रहती है तो आप सब एक बार ट्राई करके उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। लद्दाख में जैसे पहले कहा जाता था, एक नोशन था कि बहुत ड्राई है, वहाँ सब्जियां नहीं मिलती हैं, बहुत कुछ ऐसे लोगों को लगता है जो बाहर लद्दाख से बाहर रहते हैं। अभी हम कहेंगे काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी देखा जा रहा है। तो अभी हम लद्दाख ग्रीन हाउस है, ऐसा एक अलग स्ट्रक्चर भी होता है लद्दाख में। तो अभी सारा जो है यहाँ पे टमाटोज़ लगे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इसमें जो है टेम्परेचर किस तरह का रहता है, कब आप शुरू करते हैं सीडलिंग्स को लगाना, कब तैयार हो जाता है और फार्मर्स तक जो है ये कब पहुंचता है। जी जैसे कि ये वाला ग्रीन हाउस हमारा, इसको हम पॉली इंच कहते हैं। पॉली इंच मतलब जो लोकल हमारा लद्दाखी ग्रीन हाउस रहता है और उसका ट्रेंच का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप 3 फीट आपको ये नीचे देखेंगे, ऊपर से तो सेम नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रीन हाउस है उसी का है। तो इस ग्रीन हाउस में भी हम काफ़ी सारे सीडलिंग रेस करते हैं, पौधे बनाते हैं। अभी आप जो दिख रहे हैं यहाँ पर हमने टमाटो की सीडलिंग रेस किया हुआ है। तो यही टमाटो सीडलिंग, जैसे कि टमाटो की भी आपको हज़ारों तरह के वैरायटीज़ मिलेंगे। तो ये वैरायटी जो है हमारा, ये टॉलस्टॉय वैरायटी है। ये ज़्यादातर ग्रीन हाउस के अंदर सूटेबल है। कहने का मतलब ग्रीन हाउस में अगर आप ये टमाटो लगाओगे तो आप ऊपर तक चढ़ के ले जा सकते हो। तो कहने का मतलब आपका ग्रीन हाउस का एरियल स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो। नीचे तो आपका हो जाएगा, एरियल स्पेस भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो यही इसी सीडलिंग को हम अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च एंडिंग में यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं, सीडलिंग रेस करना स्टार्ट करते हैं, जो कि रेडी ऑलमोस्ट रेडी ही है, देने के लिए रेडी है। इस बार ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सीडलिंग हमारे यहाँ है दूर दराज के काफ़ी, जैसे कि ये रिमोट एरिया से वहाँ पर फार्मरों तक पहुँचाएँ। तो उसके लिए हम काफ़ी अभी टाइप्स भी कर रहे हैं लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे। जी तो जैसे लद्दाख ले सिटी की हम बात करें तो काफ़ी लोगों को एग्रीकल्चर का किस तरह काम होता है, कब लगाना है, ये काफ़ी एजुकेशन उनमें हो चुका है। और चंगतंग की बात करें, वहाँ बहुत माइनस टेम्परेचर होता है, नुब्रा तक शायद पहुँच नहीं पाता है। तो ये इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर को उतना ही बूस्ट करे, वहाँ पोटेंशियल देखे। क्योंकि हमेशा से लद्दाख में एक कॉन्सेप्ट रहा है कि लद्दाख के लोग टूरिज्म पे ही डिपेंड रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ, बहुत काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट भी हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस टाइम जो है। जो चंगतंग में जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ वेजिटेबल्स लगाए जाए, आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है ऐसे जगह भी। तो आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं तो यूथ कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अभी सभी जो है जॉब की हमेशा हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी को मिलना पॉसिबल भी नहीं है। तो कितना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में काम करना। और सारे मुझे जहाँ तक हमने सुना है कि बहुत सारे बच्चे भी आके यहाँ रिसर्च का काम करते हैं, तो कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल, अभी हमारा एक मेन चैलेंज भी है, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर करते, एग्रीकल्चर से अगर आपका इनकम अच्छा नहीं होगा तो कोई भी यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यूथ है, जैसे कि लद्दाख में अभी काफ़ी सारे यूथ है जो काफ़ी एग्रीकल्चर फील्ड में आके इनोवेटिव आइडियाज़ लेके काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर अभी ये डेवलप हो रहे हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो हॉर्टिकल्चर फील्ड्स में है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में काम कर रहे हैं और इन सब में काम कर रहे हैं। मगर अभी हम यूथ को मतलब एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़्यादातर लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि उनकी मतलब उनको इनकम अच्छा हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पर हींग पर काम कर रहे हैं, डिहार पर। उसी तरह लद्दाख में आपको देखोगे कि काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जिसमें आप अच्छी आमदनी यूथ कमा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक टेक्नोलॉजीज है जिसको हम कहते हैं माइक्रो फार्मिंग। उसमें अलग अलग हम स्प्राउट्स डेवलप करके देते हैं आर्मी यूनिटों को। उसी तरह उसमें आप यूथ आएंगे तो मार्केट इज़ देयर, मार्केट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होटल्स है, उन सब में भी है, तो कर सकते हैं। यूथ में पोटेंशियल है। राइट जी, काफ़ी पोटेंशियल है। आपसे ये भी जानेंगे
चाहूँगी आखिर में कि विंटर्स में जो है बाहर से सब्ज़ी इंपोर्ट होते हैं, फ़्लाइट से आते हैं या तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कि आम आदमी के लिए उतना पॉसिबल नहीं है ख़रीदना। और इनिशिएटिव भी काफ़ी अच्छा है बिहार की ओर से भी, जब फार्मर्स को आप इतना सपोर्ट करने के बाद विंटर्स में ग्रीन जैसे आप हरे हरे पत्ते जब देखते हैं तो वो बेचने भी एक इनिशिएटिव ऐसा लगा है, तो उसको कंटिन्यू और कैसे रख सकते हैं, और विंटर में जो है यहाँ से प्रोडक्शन जो है कितना हो सकता है आगे, इस पे क्या रिसर्च वर्क चल रहा है आपका? विंटर की बात करें तो विंटर अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि लद्दाख ग्रीन हाउस है जिसको हम पॉलीकार्बोनेट शीट में यूज़ करते हैं, वो अभी काफ़ी सारे बनाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, अभी काफ़ी मेरे ख्याल से अराउंड 2000 नोस बनाया हुआ है। तो उसी ग्रीन हाउस में इवन आपका जो लोकल फार्मर्स है उनको पीक विंटर में आप उसमें आप ब्रोकली निकाल सकते हो, कैबेज निकाल सकते हो, कालीफ्लावर निकाल सकते हो, नोल खोल निकाल सकते हो, और जिनका आपको मार्केट तो रेडी अवेलेबल है विंटर के लिए। उसके अलावा अगर आप स्पिनच करोगे तो आपको इनकम मेरे ख्याल से काफ़ी, एक ही ग्रीन हाउस में से आप काफ़ी बड़े इनकम आप निकाल सकते हो। तो लद्दाख ग्रीन हाउस में अभी है पोटेंशियल है और फार्मर्स इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं लार्ज स्केल पर। तो ये हम कुछ अलग किस्म के देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये किस तरह का एग्रीकल्चर है, क्या आपने उगाया है, क्यों पॉलीथीन जो है वो क्यों लगाया है, और पानी किस तरह आप डालते हैं इसको? बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादातर किसानों को अपने लद्दाख में पता ही होगा। ये मतलब सिंपल सा टेक्नोलॉजी जिसको मल्चिंग कहते हैं। जी, मल्चिंग। हाँ, मल्चिंग कहता है। तो काफ़ी गाँव में अभी फार्मर्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं, फील्ड में बढ़िया तरीके से लगाते हैं। मेन फ़ायदा इस मल्चिंग का मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा, फार्मरों को पता होगा ज़्यादातर। इसमें एक तो ये है कि आपका इसका सॉइल टेम्परेचर थोड़ा ओपन की के कंपैरिजन में सॉइल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। देन आपका मॉइस्चर कंजर्व रहता है। एक फार्मर को अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल एक हफ्ते में पानी देना पड़ता हो, तो अगर ये पॉलीथीन लगाओगे तो 10 दिन या 15 दिन बाद भी एक बार पानी दे देगा तो चलेगा। देन सबसे एक फ़ायदा तो जितने भी आपका वीड्स उगते हैं, खरपतवार उगते हैं, किसानों का मेन जितने भी फार्मर उसका लेबर तो उसी में निकल जाते हैं पूरे सीज़न में। तो ये ब्लैक पॉलीथीन लगाने से एक भी आपका वीड्स और खरपतवार आएंगे नहीं। जी। और ये वाला टेक्नोलॉजी अब पूरे भारत में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, मगर जो फ़ायदा हमारे लद्दाख में है उतना नीचे प्लेन्स में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी ट्रायल किया मल्चिंग पर। अभी हमने यहाँ पर टमाटो लगाया था, कैप्सिकम लगाया था, तो जो यील्ड है एक से फॉर एग्जांपल इतने जगह में से जो यील्ड है वो मल्चिंग में आपको डबल मिलेगा। एक तो डबल मिलेगा, दूसरा आपका जल्दी मिलेगा, तीसरा आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये सब मतलब फ़ायदा है। और मतलब मल्चिंग का ये रहता है कि आप सभी क्रॉपों में आप लगा नहीं सकते। मेन जो मल्चिंग आप करोगे वो ज़्यादातर कैप्सिकम है, चिलीज़ है, टमाटो है, और लौकी, कद्दू, खीरा, पम्पकिन, उन सब में जिनका थोड़ा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब जो प्लेन्स में आप लोग सब्जियां समर्स में उगाते हैं, उन सब्जियों को हम यहाँ लद्दाख में समर्स में या तो ग्रीन हाउस में उगाएंगे या मल्चिंग लगा के उगाएंगे। तो काफ़ी फ़ायदा है, फार्मर काफ़ी फ़ायदा ले रहा है लद्दाख मल्चिंग का। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुंदस डोलमा जी, जो PhD स्टूडेंट हैं, जो यहाँ PhD कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आप चैनल पे। तो आपसे ये सवाल करेंगे कि अभी तक जो है आपने क्या सीखा है, क्या नया जो है आपने इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है? This Dorma, and I've been working here from the last 2 years on organic farming. Since it's a new mission of our Union Territory to make Ladakh organic by 2025, we are working on the organic, especially on the manures, like how much concentrations of manures are required, and which kind of manures, like farmyard manure or sheep and goat. And especially I've been working on the farmyard manure and sheep and goat, and also the crops that are chosen are mostly the locals, are those crops which locals usually prefer, like cabbage, cauliflower and onion, tomatoes and all. जी, तो आपने मेन्योर्स पे काम किया है, और आप बता रहे जितना बेसिक जो वेजिटेबल्स पहले से उगाते आए हैं, अभी जैसे लद्दाख के लोग गोभी हो गया, गाजर हो गया, ये सब उस पर आप काम कर रहे हैं। तो आपने जैसे लद्दाख में अभी जो है काफ़ी पोटेंशियल हो गया है एग्रीकल्चर का, तो आप
जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कितना और जो है आगे और बढ़ाया जा सकता है एग्रीकल्चर को, और कितना और इसके अलावा भी जो सब्जियां और अलग अलग जगहों पे जैसे हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो भी कितना लग सकता है, वो भी आपने उस पर कैसा रिसर्च किया है? Since organic practice is very time consuming, we can't conclude things within 2-3 years. For a region to become fully organic, at least there should be a duration of 5 to 10 years. So right now I can't say much about it, since it's only been 2 years and we've been working on it for and going to work on this for further more than 5 to 10 years, and only after this that period we can conclude that organic manure can be practiced in Ladakh, and it is. जी yes. तो आप एक युवा हैं और आप काफ़ी जैसे एग्रीकल्चर में अभी इंटरेस्ट बहुत लोग ले भी रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है लद्दाख में तो कितना पोटेंशियल है। अगर कोई काम करना चाहे, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे इस वेजिटेबल या जो रिसर्च वर्क आ रहे मार्केट में आप ला सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है। तो इस पर क्या कहेंगे आप युवाओं को कि इसमें भी कितना पोटेंशियल हो सकता है, इसमें भी आप जो है किस तरह के बहुत सारे बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं? Yes, organic farming is very scopeful, especially in Ladakh, because youth of Ladakh are mostly nowadays they are preferring tourism, which is also not that much stable, especially during like periods like Corona period. And organic farming is such a practices which you can continue for a long period of time, and also if you continue practicing organic farming, there is a lot of scope and income also, because everyone prefers to be organic, having organic fruits, and yeah, that's all. जी तो बहुत अच्छा कहा इन्होंने, क्योंकि हर कोई जो है टूरिज़्म के पीछे भागते नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ टूरिज़्म से, क्योंकि स्टेबिलिटी जैसे ये बताते हैं टूरिज़्म में उतना नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, कोविड को बहुत अच्छे से बहुत नज़दीकी से देखा है, उसमें बहुत सारे लॉसेस भी देखे हैं। साथ ही में जैसे टूरिज़्म पे इम्पैक्ट पहले बहुत फ़्लो होता था, बीच में नहीं हुआ है, तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा काम है जिस तरह से ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश में है, इसका बहुत पोटेंशियल है। आप आगे जाके भी ऑर्गेनिक जो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बच्चा इस पर काम करना भी चाहे तो ये लॉन्ग रन में, जैसे ये भी बताते हैं, ये खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जहां आप सभी ने सुना है किस तरह से जो है रिसर्च करके काफ़ी कुछ जो पहले लद्दाख में नहीं लगता था आज वो लद्दाख में लगना शुरू हो गया है। आप सभी ने सुना है कि पहले गोभी, बंद गोभी और कुछ गिने चुने सब्जी जो है लद्दाख में लगाते आए हैं। और आपको ये भी बता दूं, एक लद्दाख में एक नोशन भी लोग यही समझते हैं कि पूरी तरह से टूरिज़्म पे डिपेंड रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पुरखों से जो एग्रीकल्चर का जो काम है ये पुरखों से चलता आया है, अभी भी है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है लद्दाख में। और बहुत सारे अभी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो इस पे काम करते नज़र आए हैं, और बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं और क्या क्या नए सब्जियाँ लगा सकते हैं। और DRDO जो है वो यहाँ के डिफेंस उनको जो जितने यहाँ पे सेपलिंग्स यानी पौधे लगते हैं या प्लांट्स उगाते हैं या फ्लावर्स जो है उनको यहाँ से देते हैं, सप्लाई करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो जो है हेल्प करते हैं, ताकि इनके जो जगह है या ग्रीन हाउसेस में किस तरह लगाना है, कैसे करना है और क्या क्या उगाना है, इन सब चीज़ में वो ट्रेनिंग भी देते हैं और यहाँ के पौधे भी उनको दिया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले वक्त में जो है ये बहुत कुछ और करने वाले हैं। बहुत सारे सब्जियां जो लोगों ने नहीं सोचा था कि लद्दाख में लग सकते हैं, बहुत सारे पोटेंशियल्स है लद्दाख में भी। तो आने वाले वक्त में ये भी देख रहे हैं कि जो मंडी में बाहर से जो सब्ज़ी लाया जाता है और ये लद्दाख के ही जो यहाँ उगाए हुए हैं, जिस तरह विंटर्स में भी इन्होंने जैसे ट्रेंच
ग्रीन हाउस की जो बात की है, बहुत ही कम पैसे में वो बन सकता है। अगर कोई विंटर्स में जो है जहाँ यहाँ सब्ज़ी लगाते हैं पॉलीकार्बोनेट का, जहाँ जिसको लद्दाख ग्रीन हाउस कहा जाता है, उसमें भी आप देखेंगे कि सर्दियों में ऐसे लगेगा कि बाहर का जो टेम्परेचर के हिसाब से ऐसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है, पर ऐसा पॉसिबल हुआ है लद्दाख ग्रीन हाउस। और पहले जो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर होता था लद्दाख में, वहाँ पे सब्जियाँ अलग अलग किस्म के अब उगा सकते हैं। और इसी तरह जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे ये रिसर्च करते हैं। जैसे आने वाले एपिसोड में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे मुर्गी का अंडा जो आप एग्स खाते हैं उसको किस तरह से जो है यहाँ पे आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको दिखाएंगे और किस चीज़ों पे और ये रिसर्च करते हैं और क्या पोटेंशियल है आगे, और पोल्ट्री पे ये किस तरह से काम करते हैं, ये सब आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए तंजिन दुर्जे और इक्जिन वांगमो, JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।